दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है अन्याय। सुबह का वक्त, जहाँ सांस लेने की फुर्सत न होती है, रोज की तरह आशा अपने हाथ फुर्ती से चला रही थी। एक तरफ चाय तो दूसरी तरफ गैस पर सब्जी बना रही थी। वहीं जल्दी जल्दी परात में आटा लगाकर ढक कर रखा ही था कि सासू माँ चिल्लाई, बहू चाय ले आओ, दोपहर होने को आई है, मगर तुम्हारा तो काम निपटा ही नहीं, और मांगू नहीं तो तुम तो हमें भूखे ही मार दो। जी माँ जी, बोल चाय हाथ में पकड़ाकर तुरंत अपने बेटे सोनू के कमरे की तरफ भागी। बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, कपड़े निकाल दिए हैं, नहाकर जल्दी तैयार हो जाओ, तब तक मैं चॉकलेट मिल्क शेक बना देती हूँ। भुनभुनाते हुए सोनू उठकर बाथरूम चला गया। तभी उसकी नज़र अपने मोबाइल फ़ोन पर पड़ी, जो कि साइलेंट पड़ा था। अचानक लाइट चमकती देख उठाया ही था कि पतिदेव दीपक की आवाज़ आई, अरे मैडम, फ़ोन छोड़ो, एक कप कॉफ़ी बना दो, बहुत सर दर्द हो रहा है, रात में 2 बजे तक काम किया है, तुम्हारी तरह खर्राटे नहीं मार रहे हैं। पति की बात सुन फ़ोन छोड़ तुरंत रसोई की तरफ भागी और कॉफ़ी तैयार कर हाथ में पकड़ी नहीं थी कि सोनू बोला, मम्मा बैग नहीं जमा, आप मदद कर दो, टाई बेल्ट भी नहीं मिल रहे हैं। हाँ बेटा, आई। दौड़कर सोनू के पास पहुंची, सामान निकाल वापस रसोई में टिफिन लगाने लगी। थोड़ा सा समय मिलते ही उसने सोचा, फ़ोन लगा लेती हूँ, इतनी सुबह आखिर क्या परेशानी आई होगी। माँ को आशा के हाथ में फ़ोन देखकर सविता जी बोली, तुमने भोग का प्रसाद तो बनाया ही नहीं, बच्चा स्कूल गया नहीं, पति के ऑफिस की तैयारी की नहीं, सारी रसोई फैली पड़ी है और तुम्हें सुबह सुबह गप्पे करने का शौक चढ़ा है। रखो इस टुनटुनिया को साइड में रखकर जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आशा चाहती थी कि एक बार माँ को फ़ोन कर पूछ ले कि सुबह से 10 मिस कॉल क्यों दिए हैं, मगर इतनी मजबूर कि चुपचाप फ़ोन रखे काम में जुट गई। बेटे सोनू को तैयार कर बस स्टॉप तक छोड़ने गई। बस आने में थोड़ी देर थी, सोचा फ़ोन करूं, इतने में बस आ गई। उसने सोनू की शर्ट का कॉलर ठीक किया, बाय बोलकर घर पहुंची तो देखा दीपक गुस्से में बोले, रुमाल कहाँ है मेरा, एटीएम कार्ड भी नहीं मिला। तुम्हें पता है मुझे सुबह सुबह कितनी जल्दी होती है, फिर भी तुम कोई चीज़ ठीक से नहीं रख पाती हो। कहाँ ध्यान लगा कर रखती हो। यह लीजिए, सामने टेबल पर सब रख दिया था। ठीक है, कोई एहसान नहीं कर दिया था। अच्छा सुनो, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, नाश्ता नहीं करूँगा, टिफ़िन दे दो। जी अभी तैयार करके देती हूँ। मतलब अभी तक तैयार नहीं किया है? टिफ़िन देने का मतलब होता है जब बोला जाए हाथ में थमा देना चाहिए। और कितने बरस लगेंगे तुम्हें यह समझने में, हद करती हो आशा। पैर पटकते हुए बिना टिफ़िन लिए ही चला गया। ये तो महीने में 10 बार हो ही जाता है जब दीपक गुस्से में टिफ़िन लेकर नहीं जाता। आशा चुपचाप रसोई संभालने लगी। एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठ गई। सोचा काम वाली आने तक थोड़ी फुर्सत नहीं है, माँ को फ़ोन कर पूछूं क्या बोल रही थी। अपनी बहू के हाथ में फ़ोन देख सविता जी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। सुबह से देख रही हूँ फ़ोन का पीछा नहीं छोड़ रही हो तुम। सुनो, बड़ी बुआ जी खाना खाने आ रही हैं। खाने में मलाई कोफ्ता, बिरयानी, दही बड़ा और बेसन के लड्डू उन्हें बहुत पसंद है, ज़रूर बनाना। मीठे में पर माँ जी, आज तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, फिर बुआ जी अचानक क्यों आ रही हैं? अच्छा, अब घर में बहन बेटियों को आने के लिए तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी। कान खोल कर सुनो, यह मेरा घर है, यहाँ कोई भी आ जा सकता है। तुम चुपचाप जितना कहा जाए वह करो, कहते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि उन्होंने जानबूझकर गीता बुआ को घर पर आने का निमंत्रण दिया था ताकि बहू घर से बाहर ना जा सके। चाय पीकर घर की साफ सफाई कर रसोई में जुट गई। खाना बनाते बनाते समय का पता नहीं चला। बुआ जी भी घर आ गई।
सब लोग खाना खाने के बाद आराम करने अपने कमरे में चले गए। शाम को चाय बनाते समय को याद आया, सुबह माँ का फ़ोन क्यों आया था, ज़रा लगा कर पूछूं तो। फ़ोन की घंटी जाते ही उधर से माँ के रोने की आवाज़ आई। अरे क्या हुआ, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तेरे पापा को रात में घबराहट बेचैनी हो रही थी। डॉक्टर ने कहा है उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत गंभीर बता रहे हैं। मैं रात को तेरी सास से बात की थी, तुझे जल्दी से भेज दे, और सुबह दामाद जी को भी बोला था। बेटा तू अभी तक आई क्यों नहीं? मैं अकेली बहुत परेशान हो रही हूँ। श्वेता भी कल तक आ जाएगी। अपनी माँ की बात सुनते ही आशा के तोते उड़ गए। ओह, तो माँ इसलिए सुबह से फ़ोन लगा रही है? अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर में पहुँचती हूँ। यह क्या हो रहा है? माँ जी और दीपक को सब पता था, फिर भी उन्होंने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। अब समझी, सुबह से फ़ोन बज रहा था, वह मुझे उठाने क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर मुझे पता चलता तो मैं तुरंत अपनी माँ के पास चली जाती। मुकेश जी की 2 बेटियाँ, श्वेता और आशा। श्वेता की शादी दूसरे शहर में हुई थी, मगर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि बेटी उनसे कितना दूर हो गई है, इसलिए उन्होंने आशा की शादी अपने ही शहर में कुछ किलोमीटर दूर तक तय कर दी थी। यही सोचकर कि बेटी आती जाती रहेगी तो घर आंगन खिला खिला रहेगा और मुकेश और निशा जी का अकेलापन भी दूर हो जाएगा। शुरू शुरू में तो सब ठीक रहा। सविता जी को कुछ समय बाद आशा का यूं बार बार अपने मायके जाना अखरने लगा। कुछ विवाद उत्पन्न होने पर मुकेश जी ने कह दिया था, बेटा हम आराम से हैं, तू अपना घर संभाल। नए परिवेश में ढलने में थोड़ा समय लगता है। अपने माता पिता की बात सुन आशा चुप भी हो गई और जैसा सविता जी और दीपक जी कहते रहे वह करती रही। इस तरह उसका आना जाना साल में 2 ही बार बड़ा मुश्किल से हो पाता था। चंद घंटों में ही वापस लौटना पड़ता। फिर बेटा सोनू के पैदा होने के बाद तो वह ना के बराबर जा पाती थी, क्योंकि सविता जी का अपने पोते के बिना मन नहीं लगता और बहू के बिना उनके घर में कोई काम नहीं हो सकता था। एक दिन अचानक उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। शुगर, हाई बीपी तो उन्हें पहले से ही था। पता चला उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनकी सेवा के लिए आशा ने काफ़ी भाग दौड़ की थी। पापा के ठीक होते ही वापस ससुराल में वह रम गई। अब हर बार कभी पापा के हाल चाल जानने के लिए उसका मायके जाना फिर सविता जी को गुस्सा दिलाने लगा। असल में वे नहीं चाहती थी कि आशा उन्हें छोड़कर अपने माता पिता की सेवा करती रहे, क्योंकि उनके हिसाब से बहू का फर्ज ससुराल वालों की सेवा करना है। हद होती है किसी बात की। अब इन्हें जो ठीक लगा था इन लोगों ने किया, अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगी, कहते हुए वह अपने कमरे की तरफ भग गई। तैयार होकर पर्स लेकर घर से बाहर निकल ही रही थी कि वाह महारानी, अचानक घर द्वार छोड़ कहाँ चली? पीछे से सासू माँ ने तरकस में तीर रख कर चलाया। माँ जी मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे पापा भर्ती हैं। अरे दिल के मरीज हैं, छोटा मोटा लगा रहता है, क्यों परेशान हो रही हो? कल तक ठीक होकर घर आ जाएंगे, क्यों बार बार जानने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर चाय बनाओ। मेरे पापा की तबीयत को आप इतना हल्के में लेंगे? अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब छोड़िए, आप पहले यह बताइए कि आपको यह बात रात से मालूम थी, फिर भी आपने क्यों नहीं बताई? और इसलिए आप मुझे फ़ोन पर बात नहीं करने दे रही थी। अरे अब बुढ़ापा है, याद नहीं रहता, कौन सी बड़ी बात हो गई? सविता जी अभी मानने को तैयार नहीं थी कि उनसे कुछ गलती हुई है। इतने में दीपक ऑफिस से लौट आया। सब सुन बोला, अरे क्या हुआ? मैंने फ़ोन करके पूछा है, सब ठीक है। अब तुम यूं हंगामा ना मचाओ, संडे को जाकर मिलाएंगे। क्योंकि 5 दिन बाद क्यों? मैं अभी जा रही हूँ। मेरे पिताजी की हालत गंभीर है और आपको भी सुबह सब पता था, फिर आपने मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया?
अरे गलती हो गई, अब क्या ऐसी ही चीखती चिल्लाती रहोगी? जाओ जल्दी जाकर मेरे लिए काफ़ी बना लाओ। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती हैं और माँ वहाँ अकेली है। मेरी बहन भी कल पहुँचेगी। उन्हें मेरी ज़रूरत है। यहाँ चाय काफ़ी तो कोई और भी बना सकता है। दीपक गुस्से से आशा पर हाथ उठाने ही वाला था कि कमरे से सब सुन गीता बुआ बाहर आ गई और बोली, दीपक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बहू पर हाथ उठाते हो, वह भी छोटी सी बात के लिए। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास है? उसके पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं और तुम उनकी बेटी को उनसे मिलने से रोक रहे हो। अरे बुआ जी, उन लोगों का रोज है, कभी यह हो रहा है तो कभी वह हो रहा है। अरे हमें अपना घर देखना है। यह उनके दामाद से उन्हें सेवा करवाना पाप कराने के बराबर है। वाह बेटा, तुम और तुम्हारी माँ जो कह रही हैं वह सब पुण्य के बराबर है। सच ही कहते हैं लोग, बहू कभी भी ससुराल को अपना नहीं समझ पाती, क्योंकि हर रोज ससुराल वाले नए नए हथकंडे अपनाते हैं और उसे परेशान करने के लिए कभी दहेज मांगते हैं, कभी कामचोर कहते हैं, कभी बेटा पैदा करने को बोलते हैं, मायके जाने नहीं देते, जिस वजह से उसके पास सहने और घुटने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। इसलिए वह ससुराल को अपना घर समझ ही नहीं पाती है। बेटा, तुम यह सब अपनी माँ के लिए कहने पर जो कर रहे हो, तो सुनो बेटा, कल को यह तो चली जाएगी, लेकिन तुम्हारे रिश्ते जरूर बिगड़ जाएंगे। तुम अपनी पत्नी की नज़रों में कभी नहीं उठ पाओगे और यह बातें सविता भाभी से बेहतर कोई नहीं जानता। पूछो इनसे, मेरी माँ ने भी इनके साथ ऐसा ही किया था। कभी भी इन्हें मायके नहीं जाने देती थी। इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, फिर भी मेरी माँ इन्हें जाने नहीं दिया था। शायद इस बात का बदला ले रही हैं। अब कुल मिलाकर जो अन्याय उनके साथ हुआ है वही बहू के साथ भी कर रही हैं। लेकिन भाभी, तुम याद रखना, ऐसा करके तुम आशा के मन में अपने लिए नफरत पैदा कर लोगी और आगे उससे सेवा की उम्मीद छोड़ ही देना। दीपक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आशा से कहा, चलो अभी मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अपने पिता को आईसीयू में देखकर उसे रहा नहीं गया। आज कई वर्षों बाद वो अपनी माँ के सामने बिलख पड़ी और बोली, सच में बेटी की माँ बड़ी असहाय होती है। बहू बनकर थक गई हूँ अन्याय सहते सहते। काश तुम्हारा बेटा होता तो आज तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा होता। जैसे कि मेरे पति हमेशा सही हो या गलत अपनी माँ के साथ खड़े रहते हैं। निशा जी को समझने में देरी न लगी कि हर बार की तरह उनकी बेटी को आने से रोका गया है। आज उनके सब्र का बांध टूट गया था और वह बोली, बहू है आपके घर की बंधुआ मजदूर नहीं, जिससे हर समय आप गुलामी करवाते रहे। आखिर उसकी भी जिंदगी है, उसके भी अपने फैसले हैं। अपने स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गए कि सामने वाले की इच्छाओं भावनाओं का भी सम्मान कर नहीं पाए। शर्म आती है मुझे आपको अपना दामाद कहते हुए। और सविता जी, आप तो विदाई के समय कह रही थी कि मेरी बच्ची को बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। कथनी और करनी में यही फर्क होता है। काश आपने सिर्फ बहू बनाकर रखा होता। मैं सदा मेरी बच्ची को बड़ों का आदर करना सिखाया है, इसलिए उसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। मेरे संस्कारों का यह सिला दिया आपने। एक बच्ची को उसके पिता से मिलने तक नहीं दिया। शर्म आती है, छी। कहने को कुछ शेष न था। दीपक और सविता जी अपनी आंखें शर्म से झुकाए खड़े थे। गलती तो बहुत बड़ी की थी, जिसके लिए सबकी नाराजगी थी। दोस्तों, आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आपको लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।